जय हिंद फ्रेंड्स, हमारी जो है मेंस आंसर राइटिंग की सीरीज शुरू है और उसमें हमने जो है कॉन्स्टिट्यूशन, आपके सीपीसी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो है कैसे मेंस में आंसर लिखना है 2, 4, 8 में वो बता दिए। आज जो हम सिविल का एक और सब्जेक्ट स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ये इसमें याद रखिए कि इसमें कुछ केस लॉस भी नहीं होते, ज्यादा कंटेंट भी नहीं होता है, तो इसमें डायरेक्ट की लैंग्वेज आपको अच्छे से आना चाहिए, उसका इंटरप्रिटेशन आपको अच्छे से आना चाहिए, अपने शब्दों में लिखने के लिए वो आपको अच्छे से आती है तो आप आराम से डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन बनता है, सबसे पहला अगर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में अगर क्वेश्चन बनता है तो वो जो है आपका डिस्पोजेशन वाला क्वेश्चन बन सकता है। जो आपने डिस्पोजेस किया है एक व्यक्ति को, डिस्पोजेस सेक्शन 6 का जो क्वेश्चन है उसका एक आंसर आ सकता है कि इफ एनी पर्सन इज डिस्पोजेस विदाउट हिज कंसेंट व्हाट आर द रेमेडीज अवेलेबल टू हिम। तो एक इसके अंदर अगर रेमेडीज पूछी है उसने तो जनरली आप देखिए तो सीआरपीसी में भी एक रेमेडी अवेलेबल है, मैं आपको बताऊंगा, पहले ये देख लेते हैं। तो पहली रेमेडी डिस्पोजेशन के लिए वो सेक्शन 6 का सूट ला सकता है, ठीक है, डिस्पोजेशन का, और उसकी भी पूरी प्रक्रिया है कि सबसेक्शन 1 के अनुसार जो है उसको जो है पूरा सूट लाना पड़ेगा, वो ला सकता है कोई और व्यक्ति जिसके थ्रू वो पोजीशन में या जो उससे थ्रू क्लेम कर रहा है वो सबसेक्शन 2 बताना पड़ेगा इसके अंदर आपको कि जो है जो नो सूट कैन बी ब्रॉट, कब सूट नहीं ला सकते आप ये बताना पड़ेगा। फिर उसके बाद सबसेक्शन 3 बताना पड़ेगा कि इसकी कोई अपील और आपका जो है इसके वो नहीं होगी रिवीजन, ठीक है, सॉरी अपील और रिव्यू नहीं होगा, इसका क्या हो सकता है सिर्फ रिवीजन, ये आपको बताना पड़ेगा, अपील और रिव्यू नहीं हो सकता है इसका, ठीक है। और इसके अंदर एक और चीज बताना पड़ेगी आपको कि भैया देखिए कि किसी और व्यक्ति को जो जिसका क्लेम है ना, उसको हम टाइटल क्लेम करने से रोक नहीं सकते। ये जो है हमने एसआरए की हमारी सीरीज है पूरी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की, उसमें आपको डिटेल के अंदर ये सेक्शन बताया हुआ, तो आप उसमें भी जाके देख सकते हैं इस सेक्शन को, बहुत डिटेल में हमने उसको बताया। तो ये चीज बता दी। अब और क्या कर सकते हैं, तो 2-3 चीजें इसमें और है। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए कि आप ये भी लिख सकते हैं कि सेक्शन 145 सीआरपीसी में भी आपके पास एक रेमेडी है। आप सिविल सूट ना फाइल करते हुए अगर आपको डिस्पोजेस किया है तो लैंड और वाटर का डिस्प्यूट है वहां पर, तो प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट आप सीआरपीसी में मजिस्ट्रेट के पास भी जा सकते हैं, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ये बता सकते हैं आप, आपके पास ये भी रेमेडी अवेलेबल है, ठीक है, एक ये रेमेडी अवेलेबल है। और जनरली आप देख लीजिए ये रेमेडी किसी डिस्पोजेस पर्सन को अवेलेबल। और फिर ये समझ लीजिए इसके अंदर और क्या लिख सकते थे, ये आपका जनरली 4 नंबर में आता है अगर आएगा तो। और आप बोले सर सेक्शन 5 भी लिख दे, नहीं सेक्शन 5 नहीं लिखेंगे सर, सेक्शन 6, हाँ सेक्शन 6 अकेला काफी है इसके अंदर, याद रखिए 4 ये लिख सकते हैं आप, रेमेडी अवेलेबल है। हाँ इसके लिए यहां पर और लिख सकते हैं इनके अंदर कि अपील रिव्यू नहीं होता तो क्या होता है, रिवीजन होता है, ठीक है, आप रिवीजन कर सकते हैं इस केस में, रिवीजन हो सकता है, ठीक है, 115 सीआरपीसी रिवीजन हो सकता है इसमें, अपील नहीं हो सकती, ठीक है, और रिव्यू नहीं होता इसका इस सेक्शन में अगर कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास किया है, ठीक है। और इसके अंदर कुछ चीजें कि गवर्नमेंट के खिलाफ आप सूट नहीं ला सकते, तो क्या कर सकते हैं आप लिख लीजिए कि रिट पिटीशन लगा सकते हैं। रिट पिटीशन अगर गवर्नमेंट डिस्पोजेस करके विदाउट ड्यू प्रोसेस, तो मैंडामस की एक रिट है, ठीक है, आर्टिकल 32 के अंदर जो मैंडामस एक रिट है, ठीक है, विकमांड वाली जो रिट है सुप्रीम कोर्ट में लगा सकते हैं, 226 में हाई कोर्ट में लगा सकते हैं, ये चीज आप लिख सकते हैं। ये भी रेमेडी अवेलेबल है सेक्शन 6 के अंदर। तो ये क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन जो आता है इसके अंदर आप देख लीजिए 4 में आएगा। दूसरा क्वेश्चन इसके अंदर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का क्वेश्चन आता है, ठीक है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का जो क्वेश्चन है वो आपको पता ही है, ठीक है, कब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अलाउ। तो सेक्शन 10 आपको लिखना है, 11(2) आप उसके साथ लिखिए, है ना, ये क्वेश्चन 8 में आने के चांसेस है, याद रखिए। तो सेक्शन 10, 11(2) आपको लिखना है, फिर उसके बाद 14 और 16। अब बच्चे पूछते क्या लिखे, तो सेक्शन 10 पूरा लिख दीजिए, छोटा सा है, 11 का 2 लिख दीजिए, बता दीजिए कि ट्रस्ट वाला, 14 बता दीजिए इसके अंदर कि 14 के अंदर ABCD चारों ग्राउंड बता दीजिए, 16 के ग्राउंड बता दीजिए। अब इनके साथ और क्या लिखेंगे, तो सेक्शन 12 का 1 भी लिख सकते हैं कि पार्ट का भी, सिर्फ 1 लिखना है यहाँ पर, 1 पूरा नहीं, सेक्शन 12 का सबसेक्शन 1 की पार्ट का भी परफॉर्मेंस हो सकता है इस सेक्शन, पार्ट का जनरली होता नहीं, ये लिखेंगे। फिर सेक्शन 20 सब्स्टिट्यूटेड सर्विस, क्योंकि 14 और 16 में ए वाले जो दोनों क्लॉज है उसमें सब्स्टिट्यूटेड, तो इसको थोड़ा समझा दीजिए सब्स्टिट्यूटेड सर्विस स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में ये। लेकिन इसमें एक चीज और याद रखिए, ये पूछते कि जो डिफेंडेंट के पास क्या क्या क्लेम्स है, सॉरी डिफेंसेस है, तो सेक्शन 9 जो है उसमें लिखा हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जितनी भी डिफेंसेस अवेलेबल है, तो अगर सेक्शन 9 का डिफेंस का जनरली ये आएगा, लेकिन इस पार्ट से ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि डिफेंसेस क्या अवेलेबल, तो आप सेक्शन 10 मत लिख देना, सेक्शन 9 लिखना, उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बहुत सारी रेमेडीज अवेलेबल है, जैसे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए सूट लाइए, है ना, सॉरी आप ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का यहाँ पर सेक्शन 9 में तो हमको ये बताना पड़ेगा हमारे डिफेंडेंट के साथ फ्रॉड हुआ, मिसरिप्रेजेंटेशन, हमारे साथ अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ, ये सारे डिफेंसेस अवेलेबल है, वांट ऑफ जुरिसडिक्शन और रेस जुडिकाटा और फला बहुत सारे आपके पास जो है ये सारे लिमिटेशन और ये सारे डिफेंसेस जो भी कॉन्ट्रैक्ट के
कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो अवेलेबल होते हैं सारे के सारे 12-15 है, ये आ भी चुका है 4 नंबर में 9। तो 9 को कैसे लिखना वो सब उसमें लिखा हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट्स के जितने भी डिफेंसेस है, तो कॉन्ट्रैक्ट के डिफेंसेस क्या है हमारे पास, वो सारे जितने भी फ्री कंसेंट वाले जितने भी डिफेंसेस है, और समझ लीजिए कि वांट ऑफ जुरिसडिक्शन, या ये समझ लीजिए प्रिलिमिनरी इश्यूज होते हैं जो, यानी अभी जो है प्रिलिमिनरी इश्यू समझ लीजिए कि जैसे लिमिटेशन से बाहर है, जुरिसडिक्शन नहीं है कोर्ट का, ये सब चीज आप उठा सकते हैं। ठीक है, तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वाले में सीधे सीधे ये सब चीजें लिखना है। आप बोलेंगे सर और क्या लिखे, कहां से लाए, केस लॉ, ये अगर आप चाहे तो सेक्शन 16 में केस लॉ आएगा, सेक्शन 16C में व्हीलिंग और रेडी वाले में कि गणेश श्री जो है गणेश दास जी का केस है, ठीक है, आचार्य गणेश दास जी थापर वर्सेस श्री आचार्य गणेश दास जी वर्सेस सीताराम थापर का केस है, उस केस को लिख सकते हैं रेडी एंड व्हीलिंग के अंदर। ठीक है, ये चीजें लिख दीजिए, बहुत आपको नंबर मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा कि कटेंगे नंबर आपके। फिर अगला क्वेश्चन जो आता है, ये समझ लीजिए बहुत फेवरेट क्वेश्चन है एमपी हाई कोर्ट का। ये वो क्वेश्चन है जब आप समझ लीजिए कि जब हमारे सिलेबस में ये रेसेशन वाला पार्ट नहीं था, तब भी हाई कोर्ट पूछता था रेसेशन। ये देखा होगा आपने पिछली बार कई सालों में। तो रेसेशन अब तो आ ही गया सिलेबस में, तो अब तो पूछेंगे। तो रेसेशन जो है आपसे पूछेंगे, रेसेशन का क्या करना है, आप सेक्शन 27 बताइए रेसेशन वाला। ठीक है, रेसेशन बता दीजिए कि क्या क्या रेसेशन क्या होता है। ठीक है, अगर आप ये भी बता सकते हैं, फिर उसके बाद सेक्शन 28 पूरा ना बताइए, 28 की 2-4 बातें बता दीजिए, 29 बता दीजिए, 30 बता दीजिए रेसेशन के जो भी इन्होंने जो प्रोविजंस पूछे आपसे। ठीक है, क्योंकि 31 से तो कैंसिलेशन, 28 अगर आप चाहो। अच्छा, रेसेशन के अंदर ये जो है 30 वाले के ऊपर ये समझ लीजिए कि 30 हो गया या 29 हो गया, इनके अंदर अल्टरनेटिव रेमेडीज वगैरह पूछ लेते कभी। तो 4 नंबर में रेसेशन वाला सेक्शन आए तो रेसेशन जो है सेक्शन 27 और व्हेन रेसेशन में भी एडजस्ट कब दिया जा सकता है, कहीं कब नहीं, उसके क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। तो 4 नंबर में आएगा तो सेक्शन 27, 29, 30, 28 के ऊपर अगर एक पूरा क्वेश्चन आ सकता है तो सेक्शन पूरा 28 ही लिखे फिर। ठीक है, ये क्वेश्चन आने के चांसेस है इसके अंदर रेसेशन। ठीक है, फिर हम इसके अंदर 4-5 क्वेश्चन एक साथ कर लेते हैं। और एक क्वेश्चन आता है जो है इसके अंदर आपको इसके अंदर लेसी और परचेसर के राइट्स के बारे में पूछता है। सेक्शन 13 रीड विद आपको 17 लिखना होता है। ठीक है, लेसी और परचेसर के क्या राइट्स होते हैं, ये 4 नंबर में आता है। तो सेक्शन 13 पूरा आपको अच्छे से याद होना चाहिए। सेक्शन 1 के अंदर जो है ABCD जो है पूरे के पूरे चारों इमूवेबल, और जो सबसेक्शन 2 के अंदर मूवेबल, ये याद होना चाहिए। 17 याद होना चाहिए, इसमें 2 सबसेक्शन है, इनको 4 नंबर में अधिकतर आते हैं। जैसे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आप समझ लीजिए कि अगर 8 नंबर में आएगा तो सेक्शन 10 का ही बड़ा क्वेश्चन आता है, और बाकी सारे 4 नंबर में आने के चांसेस होते हैं। इसमें 2 में भी आ सकता है, तो 2 में ये सारी चीजें लिख दीजिए। ठीक है, इसमें तो बहुत आसान है ये वाला क्वेश्चन, राइट्स ऑफ परचेजर और लेसी हमेशा ये आने के चांसेस होते हैं, तो इसके ऊपर भी आप ध्यान दीजिए। ये भी अच्छा जो है सेक्शन है, आप समझ लीजिए। फिर अगला जो आपको सेक्शन एक और मिल जाता है। अगला सेक्शन कौन सा मिलता है, अगला सेक्शन ये समझ लीजिए कि अगला क्वेश्चन समझ लीजिए। तो अगला क्वेश्चन आपको 5th क्वेश्चन इसके अंदर ये मिल जाएगा, जैसे अपन ने यहाँ पर लेसी और परचेजर के राइट्स देख लिए। फिर उसके बाद एक और सेक्शन है इंजंक्शन, व्हेन इंजंक्शन कैन बी रिफ्यूज्ड। ये क्वेश्चन हमेशा आता है, 2 पार्ट में आ सकता है कि इंजंक्शन जो होता है, ठीक है, उसको सेक्शन 42 को पूरा पूछ लेते हैं कभी कभी, सॉरी सेक्शन 41 को पूरा पूछ लेते हैं वो कभी कभी। तो 41 रीड विद 42 आपको बताना होता है। बस ये 2 पार्ट बता दीजिए कि इंजंक्शन कब रिफ्यूज हो सकता है। हाँ, व्हेन इंजंक्शन कैन बी ग्रांटेड पूछ लिया अगर, तो आपको क्या करना है, 38 का सबसेक्शन 2 लिखना है कि भैया सॉरी 38 का सबसेक्शन 1 के अंदर लिखना है कि इंजंक्शन यहां ग्रांट हो सकता है। ठीक है, ये वाला कौन सा वाला है, ये समझ लीजिए परपेचुअल इंजंक्शन कैन बी ग्रांटेड अगर पूछा गया तो ये लिखिए 38 का 1। और व्हेन रिफ्यूज परपेचुअल तो आप 42 ना लिखिए, वो टेम्परेरी इंजंक्शन की बातें हैं। 38 का सबसेक्शन 2 ही लिखना है आपको कि व्हेन जो परपेचुअल इंजंक्शन कैन नॉट बी ग्रांटेड, ये 2 इसके अंदर ये वाली चीजें हैं। ये आप इसमें ये भी याद रखिए। तो ये समझ लीजिए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सारे क्वेश्चंस तकरीबन हमने आपको बता दिए कि ये एग्जाम में 4 नंबर में कैसे लिखे, क्योंकि ये एक समझ लीजिए ये बैरेक का लॉ है। ज्यादा इसमें आपको जो है डिटेल में ज्यादा चीजें बताने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ उसका जो है अपने वर्ड्स में सब्सटेंटिव पार्ट है तो उसको बता देना कि कैसा होता है। हाँ, 12 जो सेक्शन 12 का पार्ट परफॉर्मेंस का कभी क्वेश्चन आ जाए तो आपको सेक्शन 12 अच्छे से याद होना चाहिए। सारे याद रख लिए हमने, हमारे वीडियो में बना के रख दिया है ये एसआरए का जो है टॉपिक। हाँ, ये आप याद रखिए, आपको मिल जाएगा। और अगला वीडियो जो है अब लास्ट सब्जेक्ट सिविल का बचा है लिमिटेशन, तो इसको भी अगला वीडियो आपका जल्दी आ जाएगा। थैंक यू।